9 दिसंबर 2018 जयपुर के एक 5 स्टार होटल में एक 30 साल के सीईओ की मौत हो जाती है। The CEO of one of Canada's biggest cryptocurrency exchanges died while he was on a trip to India. वो अपना हनीमून मनाने जयपुर आया था और 9 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। अब ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। उसकी मौत होने के बाद पता चलता है कि उसके पास जो 250 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी और कैश थे, मतलब इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 2000 करोड़ के, वो सब गायब हो चुके थे और ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व है। तो कौन था ये सीईओ और कैसे हुई इसकी मौत और कहाँ गए वो 250 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी और कैश। केस जितना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना मुझे भी लगा था और मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो बननी चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी में तो मैंने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो आप तक आनी जरूरी है। ये इतना बड़ा केस है कि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की। तो कनाडा के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CDX, तो इसके फाउंडर की डेथ होने के बाद लगभग 1,15,000 कस्टमर के जो पैसे थे वो गायब हो चुके थे। अब सबसे बड़ी बात कि ये एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश थी, तो इसी चीज को आज हम डिकोड करेंगे। तो इस केस को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो 2013 में QCX को लॉन्च किया गया और इसके जो फाउंडर थे वो थे गेराल्ड कॉटन, जिन पे पूरा एक केस टिका पड़ा है, जिनकी डेथ हुई है। अब 2013 में जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट था ना, ये पूरा एक नीश मार्केट था और जो बिटकॉइन का प्राइस था वो कुछ $1000 था या फिर कुछ $100-200 था। आप ये चार्ट में देख लेना। और मैक्सिमम लोग ना इसे एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी मानते थे, बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी जो भी आई थी उस वक्त। लेकिन 3-4 साल बाद 2016-17 के आसपास क्रिप्टो करेंसी में एकदम बूम आ चुका था और जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $20,000 क्रॉस कर गया था। अब हुआ क्या, हर कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि ना क्रिप्टो करेंसी में जिसने पहले इन्वेस्ट किया था 2013-14 में, वो 2017-18 के टाइम पे, 16-17 के टाइम पे काफी ज्यादा रिच बन चुका था। तो उस वक्त क्या हुआ ना, जो ये कॉटन था, ये ना क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट था, जो कम्युनिटी थी, इसमें ना एक सुपर हीरो, मतलब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। अब जो इसकी इमेज थी ना क्रिप्टो कम्युनिटी में, वो काफी मतलब परफेक्ट थी। ये बहुत चार्मिंग था, बहुत नॉलेज वाला बंदा था और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बिटकॉइन के बारे में बात करता था। तो जो भी वहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के इवेंट होते थे, वहाँ पर ये स्पीकर एज ए स्पीकर जाता था और लोगों को ना एजुकेट करता था बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इनकी टैग के बारे में एजुकेट करता था। अब जो इसकी कंपनी थी ना, ये अपनी कंपनी का भी प्रमोशन करता था। जितने भी वो कम्युनिटी सेमिनार वगैरह होते थे, वहाँ पर जाके अपनी कंपनी का भी प्रमोशन करता था कि जो ये QCX है, यहाँ पर आप इजी वे में बाई और सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और जो आपका पैसा जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, मतलब डिपॉजिट करोगे, वो एकदम सेफ रहता है। बहुत सिक्योर, मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। तो 2017 में काफी लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया और इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 2018 के मिड में ना इस कंपनी को बहुत सारी कंप्लेन आने लगी। इसके जो कस्टमर थे वो कंप्लेन करने लगे बहुत सारी। अब जो ये QCX है ना, इसके कस्टमर ये बोलने लगे कि हमसे ना विड्रॉ नहीं हो पा रहा अपना फंड, हम विड्रॉ की रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन वो पेंडिंग चले जाता है। और वो लोग ना काफी मेल करने लगे कस्टमर केयर को, लेकिन जो कंपनी है वो कंपनी उन मेल का रिवर्ट करने लगी कि यार आपकी तरफ से कोई एरर हुई है, या फिर जो हमारी थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवेज हैं वो एरर डाल रहे हैं इसमें, तो आप वेट करो 24 आवर 48 आवर वेट करो, आपका फंड डिलीवर हो जाएगा। तो ये बार बार इन चीज को करते गए एंड बाद में जो CIBC है, कनाडा का जो बैंक है, उन्होंने ना इस कंपनी का जो फंड है, जहाँ पर अपना फंड होल्ड करते थे, उन्होंने वहाँ के $25 मिलियन को फ्रीज कर दिया। अब बैंक को ऐसा लगा कि यार इतना सारा फंड आ कहाँ सारा कंपनी के पास, क्योंकि कस्टमर तो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, वो ये पैसा अपने एक अकाउंट में डाल दे रहे हैं जो CIBC बैंक में था। लेकिन नवंबर 2018 को जो कॉटन होता है ना, वो अपनी कुछ विल अपडेट करता है। वो कहता है कि यार मेरे मरने के बाद मेरे जो प्राइवेट प्लेन्स हैं, मेरे जो याच हैं, मेरे जो प्रॉपर्टीज हैं, विलाज हैं, उनका क्या होगा। और ये भी बोलता है कि जो मेरे पास 2 पेट्स हैं, जो डॉग्स हैं, इनका क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने अपने डॉग के लिए ना $1 लाख का जो फंड है वो सेव किया था पहले से ही, कि मेरे मरने के बाद $1 लाख जो फंड है इनका हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एक बिजनेस ओनर होता है ना, वो अपनी जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है ना, उनको मेंटेन ना खुद नहीं कर पाता है। और खासकर जब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो $1 बिलियन में पहुंच चुका हो, जो भी क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हो रहा था ना 2017-18 में, वो QCX में $1 बिलियन में पहुंच गया था। तो लोगों ने इसको नॉर्मल समझा। उन्होंने कहा कि यार ये अपनी विल अपडेट कर रहा है, बता रहा है, तो इसमें कौन सा बड़ा इशू है, सबको अपना विल बताने का हक है। लेकिन होता क्या है ना, दिसंबर 2018 को ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है जेनिफर, उससे शादी कर लेता है और ये ऑफिशियली हनीमून के लिए इंडिया जयपुर आ जाते हैं। और इनका प्लान होता है कि इंडिया में जयपुर में ये हनीमून अपना मनाएंगे और वहाँ पर एक अनाथ आश्रम ओपन करेंगे। तो ये 1 दिसंबर को जयपुर पहुँचते हैं और ठीक 9 दिन बाद जयपुर के ओबराय होटल में कॉटन की थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बिगड़ने लग जाती है। तो उस वक्त जो होटल का स्टाफ था उनको ऐसा लगा कि ये नॉर्मल हो सकता है, मतलब अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो शायद ट्रैवल की वजह से इनको थोड़ा उल्टी वगैरह या फिर हेडेक की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जो होटल का स्टाफ था उन्होंने बोला ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने इसको इग्नोर किया। लेकिन फिर क्या हुआ ना, उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई। तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ना, जो ये कॉटन था इसको पहले उल्टियां हुई और उस वक्त डॉक्टर ने इनको थोड़ा संभाला, मतलब उस समय ठीक हो गए थे। फिर अगले दिन इनको अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा गया, तो उस वक्त इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। ये सारा कुछ जो हॉस्पिटल है, होटल है, उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। फिर अचानक से इन्हें हार्ट अटैक आता है, ठीक आधे घंटे बाद पहला हार्ट अटैक आता
जाता है तो डॉक्टर उन्हें रिवाइव करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा अटैक आता है, फिर डॉक्टर फिर उन्हें रिवाइव करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें तीसरा अटैक आता है, फिर डॉक्टर कहते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। फिर अगले दिन 10 दिसंबर को ये लोग फटाफट नगर पालिका जाते हैं और जो कॉटन होता है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। और फिर जो बॉडी थी इसको कनाडा को वापस भेजने के लिए जहाँ पर जाते हैं, जो बॉडी को लपेटते हैं, जो बॉडी की पैकिंग वगैरह करते हैं, इस जगह जाते हैं तो वो लोग इसको बॉडी को लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके साथ तो कोई पुलिस वाले आए नहीं, आप तो सिर्फ होटल वाले आए हो, तो हम इसको रैप नहीं कर सकते बॉडी को। और लेकिन ये बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके एनओसी ले लेते हैं और इन्हें परमिशन मिल जाती है कनाडा में बॉडी वापस ले जाने की। जब ये कनाडा पहुंचते हैं तो जो उनकी वाइफ होती है, जेनिफर होती है, ये इनकी मौत का अनाउंसमेंट को डिस्क्लोज नहीं करती है। तो कंपनी ना 1 महीने तक फुल्ली वर्किंग रहती है, मतलब कंपनी को पता नहीं कि हमारा सीईओ एक्सपायर हो चुका है। लेकिन उससे पहले ना एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ना इसकी बॉडी की ऑटोप्सी होती भी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई पुलिस वाला मतलब प्रेजेंट रहता है उस वक्त। लेकिन ठीक है, 1 महीने बाद ये लोग अपने सीईओ की डेथ को अनाउंस करते हैं, वो भी कोई स्टेटमेंट देके नहीं, कंपनी की वेबसाइट में एक जो भी नोटिस लेबल लगा के अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे सीईओ की डेथ हो चुकी है और 1 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, जब ये अनाउंसमेंट हुई वेबसाइट में कि हमारे जो QCX के सीईओ हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद एक सवाल उठता है कि इनके पास तो $190 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी और कैश था, ठीक है, वो कहाँ गया? तो इनकी वाइफ कहती है कि यार ये तो कॉटन के पास ही है। कॉटन उनको एक इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जो भी थी डिवाइस उसमें रखते थे और उनके पासवर्ड वगैरह सब उनको बताते। हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है और ना ही हमें कुछ पासवर्ड वगैरह इन्होंने बताए थे। तो जेनिफर क्या करती है ना, जेनिफर जाती है कोर्ट में और ये वहाँ एक एफिडेविट फाइल करती है कि जो ये QCX के जो भी ऑपरेशंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ना ही कभी कॉटन ने उसको कोई पासवर्ड वगैरह दिए थे। और इसके बाद जेनिफर ने क्या किया, उसने टेक्निकल एक्सपर्ट को हायर किया लैपटॉप को डिक्रिप्टेड करने के लिए, लेकिन वो लैपटॉप को क्रैक नहीं कर पाए। अब इसके बाद कंपनी का क्लेम था कि जो ये फंड है, जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, इसको ना किसी कोल्ड वॉलेट में स्टोर किया गया है। अब देखो, कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट 2 टाइप के होते हैं। कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं? ऑफलाइन स्टोरेज होते हैं, मतलब इसके जो पासवर्ड वगैरह की एक की होती है वो सिर्फ बंदे को पता होती है और इसे जब डिवाइस तुम लगाओगे लैपटॉप वगैरह में तभी तुम एक्सेस कर सकते हो, वरना तुम नहीं कर सकते। एक होता है हॉट वॉलेट, उसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्लाउड पे होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो कंपनी ने क्लेम किया कि जो फंड है वो कोल्ड वॉलेट में रखे गए हैं और उसके सारे पासवर्ड वगैरह हैं वो कॉटन के पास थे। अब इसके बाद क्या होता है ना, असली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जो EY कंपनी है इसको रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए। ये क्या करती है ना, उस डिवाइस को क्रैक कर लेती है और जब क्रैक करती है ना, उन्हें पता चलता है कि यार इसमें तो क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। जब थोड़ा और डिटेल में गए तो पता चला कि यार ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो मतलब 8-9 महीने पहले ही, ये 2018 के स्टार्टिंग में ही इनको निकाल लिया गया। तो इसके बाद क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के लिए 2 एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको जानते हैं। तो ये लोग ना देखते हैं कि यार एक्चुअली में जो फंड है ना QCX का, वो कभी इन कोल्ड वॉलेट डिवाइसेस में आया ही नहीं था। जो ये फंड था ये दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया गया था। अब इन्वेस्टिगेशन और डीप जाती गई, थोड़े और चीजें बाहर निकली, जैसे कि जो ये कॉटन था ना, इन्होंने ना बहुत सारे जो फेक अकाउंट क्रिएट किए गए थे QCX के अंदर। मतलब बहुत सारे अकाउंट जो थे ऐसे फेक थे जिसमें ना रियल मनी था ना रियल क्रिप्टो करेंसी था। बस वो लोग बाई और सेल को इस लेवल तक बढ़ाते थे कि जो बाकी जो रियल कस्टमर थे वो सोचते थे कि यार ये इसमें ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, क्यों ना पैसा हम इस क्रिप्टो करेंसी में लगाएं। अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा गया ना, तो ये एक पॉन्जी स्कीम लगी। मतलब ये लोग नए कस्टमर का फंड लेके पुराने कस्टमर को ट्रेड करवाते थे और जो नए जो कस्टमर थे उनका जो पैसा था अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। अब होता क्या है ना, जो ये इन्वेस्टिगेशन थी इसमें ना एक और इन्वेस्टिगेशन कंपनी एंटर करती है, ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशंस। अब जो उसकी डिटेल रिपोर्ट थी ना, इसकी रिपोर्ट की अकॉर्डिंग जो ये कॉटन था ना, इसने ना $1 मिलियन का जो फंड था वो ट्रांसफर किया था किसी और एक्सचेंज में। मतलब इसने QCX का यूज किया पैसे लेने में, डिपॉजिट करने में, और उन पैसे को निकाल के इसने किसी कोई और जो कंपनी थी वहां पर अपना पैसा डाल दिया। तो OSC ने कुछ चीजें रिपोर्ट में निकाली, जैसे कि जो QCX है इसने ना अपनी जो खुद की एक्सचेंज है इसमें $15 मिलियन का फ्रॉड किया था और जो फंड नए कस्टमर का लेके किसी और एक्सचेंज में डाले गए थे वहां पर इनको $25 मिलियन का नुकसान हुआ था और $2 मिलियन इन्होंने खुद अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर दिए, जैसे रियल एस्टेट में, व्हीकल्स में, याच में, ठीक है, इन सब में $2 मिलियन इन्होंने खर्च कर दिए थे। अब इसके बाद क्या होता है ना, स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब कॉटन का बैकग्राउंड चेक किया गया कि ये बंदा है कौन, आके इसने पास्ट में कुछ ऐसे क्राइम तो नहीं किए हैं, तो पता चला कि ये स्कैमर था। ये 13 साल से ये एक बहुत बड़ा स्कैमर था। इसकी जो पहली कंपनी थी ना उसका नाम था SNS इन्वेस्टमेंट, जो एक पॉन्जी स्कीम करती थी और इसमें भी इसने बहुत सारे लोगों का पैसा ठगा था। तो इतना बड़ा जो स्कैम था ये पहले से प्लान करता हुआ आया था। ये सब इस इन्वेस्टिगेशन में निकलता गया, लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब क्या होता है ना, इसका एक पार्टनर निकलता है मिकेल नाम का। अब जो मिकेल था ना, इसका जो कैरेक्टर था
ये भी बहुत मिस्टीरियस था। अब जो मिकेल था ना, ये एक्चुअली में मिकेल था ही नहीं, इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था ओमान धनानी। अब जो ये बंदा था ना, ये क्या करता था, ये यूएस में ना फेक पासपोर्ट या फेक आइडेंटिटी कार्ड और या फेक क्रेडिट कार्ड इसमें स्कैम करता था। अब ये दोनों ही मिलके, मिकेल और कॉटन ही मिलके एक QCX कंपनी चलाते थे। 2015 में कॉटन ने मिकेल को भी QCX में ज्वाइन कर लिया था एज ए फाउंडर। अब जो मिकेल का बैकग्राउंड था ना, वो यही था कि वो यूएस में फर्जी पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाता था और इस पे एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी था, जिसपे इसको शायद 1.5 साल की सजा हुई थी। जैसे ही सजा से निकला बाहर को, जेल से बाहर आया, वैसे ही कनाडा आ गया, वहाँ पर उसने नाम चेंज कर दिया और मिकेल बन के रहने लगा। तो अब आते हैं कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पे कि जो ये QCX में जो क्रिप्टो करेंसी का जो स्कैम चला रहे थे लोग, ये कैसे कर रहे थे। अब जो ये ब्लॉकचेन एक्सपर्ट होते ना, इन्होंने इस वॉलेट को देखा, जो भी ये प्लेटफॉर्म था QCX का, उसको देखा, उसको एनालाइज किया। अब होता क्या है ना, जो बिटकॉइन और एथेरियम है ना, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, मतलब इनकी जो ट्रैकिंग है विजिबल होती है। तो जब इन्वेस्टिगेटर ने ना QCX के ट्रैकिंग पैटर्न है ना, उसको देखा ना और ये वॉलेट का एड्रेस ट्रैक किया, तो इनको कुछ शॉकिंग पैटर्न देखने को मिले। इन्होंने देखा जो ये कंपनी के जो फंड है ना, ये कंटिन्यूअस मूव हो रहे थे किसी और एक्सचेंज पे, और जो एक्सचेंज था ना वो था पोलोनेक्स। सबसे सस्पिशियस बात ये थी, जब भी कोई कस्टमर QDX में अपना फंड डिपॉजिट करता था, तो जो पैसा था ना वो डायरेक्टली पोलोनेक्स में पहुंच जाता था, वो भी बिना किसी हॉट वॉलेट को टच किए। अब जो ये बिहेवियर है ना एक्सचेंज का, वो कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। अब जो इन्वेस्टिगेटर है ना, उन्हें लगा कि जो ये कॉटन है, ये ना आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर रहा है, डिफरेंट एक्सचेंज पर प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट बना रहा है। अब ये थी एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशन थी ना, तो उससे ये पता चला कि जो ये कॉटन था ना, वो एक ट्राइबल ट्रेडर था। उसने $1 मिलियन थे ना, वो लूज कर दिए। 2017 में जब इथेरियम में एक इंसिडेंट हुआ था इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के साथ, उसमें क्या हुआ था ना, कंपनी के $14 मिलियन थे, वो डूब चुके थे। तो जो QCX था, इसके भी इथेरियम बंद हो चुके थे। तो इसी को रिकवर करने के लिए कॉटन ने किसी और एक्सचेंज में जाकर अपने पैसे लगाए और वहां पर उसने लॉस को देखा। अब इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला, कंपनी के पास ना कोई अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। उसके पास कोई ऐसा टूल ही नहीं था कि जिससे वो $200 मिलियन के जो फंड है उसको मैनेज कर सके। कोई बैलेंस शीट नहीं, कोई लॉस कितना हुआ कुछ पता नहीं, बस उसे एक सिंगल आदमी हैंडल कर रहा था। अब बात आती है कि वो बंदा सच में मरा था। कोई कहता है कि वो मरा ही नहीं था, कोई कहता है कि वो मर गया, कुछ कहते हैं कि उसने करप्शन किया था और उसने अपनी फेक डेथ का पूरा एक नाटक रचा और मरने का नाटक किया कहीं बाहर देश में जाके, और उसके जो $1 मिलियन थे वही बच गए। अभी वो आराम से कहीं रह रहा है। लेकिन इसी सबको देखते हुए ना, एक जर्नलिस्ट थे एमी, वो इंडिया आए। उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना शुरू किया। वो सबसे पहले उस डॉक्टर के पास गए जिन्होंने उसका इलाज किया था उस रात को। वो पहले उस डॉक्टर से मिले। तो एमी ने डॉक्टर को ना कॉटन की फोटोज वगैरह दिखाई, उसके पासपोर्ट वगैरह दिखाए और डॉक्टर से कंफर्म किया क्या ये वही बंदा था जिसका आपने इलाज किया था उस रात। तो डॉक्टर कॉन्फिडेंट में था, उसने कहा हाँ ये वही बंदा था। फिर वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने कहा कि ये वही बंदा था उस रात। तो पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ये वही बंदा था उस रात। तो जब वो कंफर्म हो गए एमी, तो उसके बाद वो वापस कनाडा आ गए। लेकिन फिर भी ना ये सब कुछ सस्पिशियस है। और सस्पिशियस क्यों है? वो है उसकी टाइमिंग। मरने के 2 हफ्ते पहले वो अपनी विल को अपडेट करता है। वो बोलता है कि मेरे मरने के बाद ये वो ऐसा वैसा क्या होगा सबका, और 2 हफ्ते बाद वो मर भी जाता है। और जब मर जाता है और कनाडा आता है, तो वहाँ पर उसका जो DNA टेस्ट होता है, वो उसको उसका लॉयर करने को मना कर देता है कि इसका DNA टेस्ट मत करो, बॉडी खराब हो रही है, हमने जल्दी से जल्दी इसका फ्यूनरल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना इसको सस्पिशियस में डालती हैं। और जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि मेरा दिल टूट चुका है, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। और जो जेनिफर है उसकी वाइफ, इसकी वाइफ ने कोर्ट में बोला था कि मेरा उस कंपनी से कोई भी ऐसा कोई नाता नहीं है कि मैं उस कंपनी को ऑपरेट करती हूँ। बट जब उस कंपनी के कुछ अकाउंट थे, कुछ ईमेल अकाउंट थे, उसको देखा गया तो उसमें जेनिफर को बार बार मेल की गई थी। वो पेमेंट को प्रोसेस करने का अप्रूवल देती थी। वो जो कैश आता था ना कंपनी में, उसको कैश को निकाल के बैंक में जमा करती थी। ये सब कुछ लोगों को अजीब सा लगता है, और मुझे लगा कि यार केस में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब कॉटन मरा तो उसके बाद उसकी वाइफ को सब प्रॉपर्टी मिल गई, सारे याच मिल गए, कंपनी के जितने भी एसेट वैल्यू थी इसका आधा हिस्सा उसे मिल गया। तो यार ये वो मिस्ट्री है जो आज भी रिमेन करती है। जो 80% इन्वेस्टर थे वो ये मानते हैं कि यार कॉटन तो मर गया, और 20% को डाउट है कि वो भी जिंदा है और उनके पैसे लेके भाग गया है, किसी अच्छे खासा आइसलैंड में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और वहीं जो उसकी वाइफ है वो एक बुक लिखती है, बिटकॉइन विडो। वहां पर वो अपनी एक सारी स्टोरी बताती है। वो ये बताती है कि यार जो कॉटन है वो फ्रॉड नहीं है, उसके साथ भी स्कैम हुआ है, और जितने भी वो $1 मिलियन थे वो कहाँ गायब हो गए उसको भी कुछ पता नहीं। तो यार सवाल वही है कि $250 मिलियन आज भी मिस है। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसका कुछ पता नहीं है। वो कोल्ड वॉलेट डिवाइस की पासवर्ड कीज किसके पास है किसी को पता नहीं है। लेकिन हम सीख सकते हैं कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, उसके इन्वेस्टर का, उसके CEO का और उसके मैनेजमेंट का। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।